कितने प्रकार का व्यापार हुआ? व्यापार जो है वो विनिमय पद्धति के आधार पे वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु देना, मुद्रा के बदले वस्तु लेना, थोक ज्यादा मात्रा में, फुटकर कम मात्रा में। ग्रामीण व्यापारिक केंद्र पढ़ लिया हमने। गांव के अंदर, गांव के अंदर जैसे हमने पढ़ा मंडियां होती है, ये तो बेटा थोक के हो गए। यहाँ पे होता है कि वो सारी उनकी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं कर पाती है, लेकिन वह अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो उनको पूरा कर देती है। इसके अलावा गांव में हमने मंडी के अलावा पढ़ा ग्रामीण आवधिक बाजार। प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रामीण आवधिक बाजार से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण आवधिक बाजार से आप क्या समझते हैं? मैंने समझा दिया था, ये बेटा होते हैं हाट बाजार। क्या होते हैं? हाट बाजार होते हैं जो साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, 7 दिन में, 15 दिन में और 1 महीने में। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक 7, 15 और 1 महीने में ये बाजार लगते हैं। विशेष वस्तुओं के बाजार लगते हैं, जिनको जो आवश्यकता होती है वो वस्तु खरीद करके ले जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? हाट बाजार कहते हैं। इसमें जो आपके नगरीय व्यापारी केंद्र है, ये नगरीय व्यापारी केंद्र है, इसमें एक तो होता है नगरीय आपूर्ति घर, हालांकि पढ़ेंगे। नगरीय आपूर्ति घर का मतलब होता है कि थोक जो व्यापार है, उस थोक व्यापार के अंतर्गत देखें तो नगरों में विशिष्ट बाजार होते हैं। विशिष्ट बाजार होते हैं जैसे कपड़े का बाजार, उसमें होलसेल में ही वस्तुएं मिलेगी। ठीक है, जैसे आपके किसी दूसरी वस्तु का बाजार, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स का बाजार है, कोई मिठाई का बाजार है, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपके बाजार वहां पे मिलेंगे, उन्हें बोलते हैं नगरीय आपूर्ति घर। इसके अलावा हम नगरीय व्यापारिक केंद्र की बात करें तो यह सामान्य ही सेवाएं प्रदान नहीं करता, अपितु विशिष्ट सेवाएं भी आपको देता है। विशिष्ट सेवाएं, विशिष्ट सेवाओं में जैसे आपके जो काम करने के लिए श्रमिक होते हैं, जो मकान बनाने के लिए या अन्य काम के लिए श्रमिक है, वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आवासन के लिए, आवासन कार्यों के लिए श्रमिक होते हैं, वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कहाँ पर? आपके नगरीय व्यापारिक केंद्र। तो नगरीय व्यापारिक केंद्र क्या होता है? विशिष्ट बाजार आपको मुहैया कराता है, श्रम बाजार उपलब्ध कराता है, आवासन बाजार उपलब्ध कराता है, और निर्मित वस्तुएं यानी रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित व निर्मित वस्तुएं यानी रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएगा, और आपका तैयार माल भी आपको उपलब्ध कराएगा। विशिष्ट सेवा देता है। तो आपके प्रश्न आ गया कि विशिष्ट सेवाओं के लिए किस बाजार की बात कही जाती है? तो नगरीय व्यापारिक केंद्र की बात कही जाती है। इसमें और क्या क्या क्रियाएं मिल जाएगी? अध्यापक है, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, ये सभी, चाहे वो पशु चिकित्सक है, चाहे वो मनुष्य के लिए जो डॉक्टर है, तो सारे के सारे जो सेवा कर्मी है वो कौन से क्षेत्र में मिल जाया करते हैं? आपके नगरीय व्यापारिक केंद्र में मिल जाया करते हैं। तो आपके नगरीय व्यापारिक केंद्र से मैंने एक शब्द लिया है, क्या? विशिष्ट सेवाएं। वकील भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, अध्यापक भी मिल जाएगा, श्रमिक भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्षेत्र आपको कुछ भी चाहिए वहां पर जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, वो समस्त जो उपलब्धि है वो हमें नगरीय व्यापारिक क्षेत्र से क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। थोक व्यापार की बात करें तो थोक व्यापार बड़ी संख्या में वस्तुओं का आदान प्रदान करना
फुटकर व्यापार जैसे रिटेल वाले होते हैं, इसको होलसेल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रिटेल कहते हैं। रिटेल में देखें तो आपके रेडी वाले, फेरी वाले, ठीक है, ये और छोटे दुकानदार, ये क्या होते हैं बेटा, फुटकर में होते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में कंटेंट दिया गया है थोक व्यापार से। फुटकर व्यापारी कौन होंगे बेटा, प्रश्न आ गया कि फुटकर व्यापारियों से आप क्या समझते हैं। तो फुटकर व्यापारी वह होते हैं जो छोटी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार करते हैं और उपभोक्ता तक प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को पहुंचाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को पहुंचाते हैं। तो छोटी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार, उपभोक्ता तक प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो व्यापारी होते हैं, ऐसा व्यापार होता है बेटा, वो फुटकर व्यापार होता है। प्रत्यक्ष रूप से वह डूअर टू डूअर दे के आएगा, डूअर टू डूअर, ठीक है। जैसे फेरी वाले, रेडी वाले मैंने भी आपको बताया, ये सारे क्या होते हैं बेटा, फुटकर व्यापारी होते हैं। क्या होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, रिटेल में बेचने वाले होते हैं। तो व्यापार को हम बात करते हैं, विनिमय, वस्तु विनिमय जान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या बेटा। एक बार रिपीट कर लीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए। विनिमय यानी आदान प्रदान करना। किसका आदान प्रदान करेगा, वस्तु के बदले, वस्तु के बदले वस्तु का। वो तो क्या हुआ, अरे वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान क्या हुआ, वस्तु विनिमय। हाँ। और मुद्रा के बदले वस्तु, मुद्रा विनिमय। ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में फुटकर, ठीक है। और गांव में लगने वाला व्यापारी केंद्र, ग्रामीण व्यापारी केंद्र, मंडियां वगैरह लगती है ना। और नगरों में लगने वाला नगरीय बाजार केंद्र, वस्तुओं को उपभोक्ता तक सीधा पहुंचाता है, वो कौन होगा, सीधा पहुंचाता है, वो फुटकर वाला होगा। कौन होगा, फुटकर। कौन होगा, फुटकर। प्रश्न ध्यान रखना क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि आपके जो उपभोक्ताओं तक वस्तु को पहुंचाने के लिए जो ये सारी क्रियाएं हैं, ये व्यापारिक क्रियाएं हैं। थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, नगरीय क्षेत्रों में, बाजार क्षेत्रों में, वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा के बदले वस्तु, ये सारी क्रियाएं आपके क्या है, व्यापारिक केंद्र है। अब आपके एक शब्द आता है थोक व्यापार। थोक व्यापार अभी समझाया मैंने। थोक व्यापार में क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में वस्तुएं बेची जाती है। एक जो बड़ा दुकानदार है वो छोटे दुकानदार को वस्तु देगा, छोटे दुकानदार को क्या देगा, वस्तु देगा। छोटा दुकानदार उसको बेच देगा और जो पैसा आया वो बड़े दुकानदार को दे देगा। उधार में काम हुआ सर। एक शब्द आपके इसमें आया है बेटा, मेरे को ये एक बात समझ में नहीं आई। जब आप पढ़ रहे हो तो फिर इसको ऑन करने की आवश्यकता आ रही है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। देखो यहाँ एक प्रश्न आया थोक व्यापार से, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में है कि फुटकर विक्रेता यानी रिटेल वाला, रिटेल वाला जो फुटकर विक्रेता है वो थोक विक्रेता की पूंजी से लाभ प्राप्त करता है। ये बात मेन है। फुटकर विक्रेता थोक यानी होलसेल वाले विक्रेता की पूंजी से लाभ प्राप्त करता है। ये बात बिल्कुल सही है, सटीक है, ध्यान रखना। कैसे प्राप्त करता है, उधार ले लिया
बेच दिया, मुनाफा रख लिया और उसको पैसा दे दिया, फिर वस्तु ले गया, फिर बेच दिया, तो वह इसी प्रकार से राउंड करता रहता है और अपना लाभ प्राप्त करता है। तो फुटकर विक्रेता है वो थोक विक्रेता की पूंजी के आधार पर ही है अपना कार्य का संचालन करता है। अब आपके 2-3 शब्द और हैं। एक तो है बेटा, प्रश्न यहां से आया हुआ है एक बार बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है सहकारी समुदाय, एक विभागीय भंडार और एक है श्रृंखला भंडार। एक है सहकारी समुदाय, इसमें एक तो है विभागीय भंडार और एक है श्रृंखला भंडार। कोई भी व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्या रखता है, संचित रखता है। क्या रखता है? संचित रखता है। और यही संचय वह अपने व्यापार में उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए करता है। ये जो इकट्ठा करता है, लाता है, वस्तुओं को रखता है, वो क्यों रखता है? क्योंकि उसको वस्तुएं बेचनी होती है, किसको? अपने उपभोक्ता को। ठीक है, सीजन के आधार पे वस्तुओं का पहले संचय कर लेता है, जैसे ही सीजन आएगा वो वस्तुओं को बेच देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाने के लिए फुटकर व्यापार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, वो किसने उठाया? सहकारी समुदाय ने। अरे सहकारी सोसाइटी, आपने सहकारी समुदाय का नाम तो सुना है ना, सोसाइटी। और हमने सहकारी कृषि पढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सरकार क्या बनाती है? एक संस्था बनाती है और संस्था सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं रखती है। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं कौन रखती है? संस्था रखती है। और संस्था उन आवश्यक वस्तुओं को कहां तक पहुंचाती है? उपभोक्ता तक। और किस रूप में पहुंचाती है? उचित मूल्य के रूप में। तो ये कहलाती है आपका सहकारी समुदाय। फुटकर व्यापार में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला कौन है? सहकारी समुदाय है, जिसने संस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं कहां तक पहुंचाई है? उपभोक्ता तक, और उचित मूल्य में पहुंचाई है। इसको हम सहकारी समुदाय यानी उपभोक्ता सहकारी समुदाय कहेंगे। क्या कहेंगे? उपभोक्ता सहकारी समुदाय कहेंगे। इसमें एक भंडार तो है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार में क्या होता है? एक विभागीय अधिकारी होता है। ये अधिकारी वस्तुओं का संचय करता है या वस्तुएं लाता है और उपभोक्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, ये विशिष्ट अधिकारी होता है। ये विभागीय अधिकारी होता है ना, ये विभागीय अधिकारी क्या होता है? एक विशिष्ट अधिकारी होता है जिसको अधिकार है वस्तुएं लाने का और बेचने का। ठीक है, इसके अलावा एक है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार क्या है कि इन अधिकारियों में भी सबसे विशिष्ट अधिकारी, सबसे विशिष्ट अधिकारी को यहाँ पे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और जो अधिकारी होता है वो एक से अधिक भंडारों को संचालित करने का अनुभव रखता है। एक से अधिक भंडारों को संचालित करने का क्या रखता है? अनुभव रखता है। तो एक से अधिक भंडारों को संचालित करने का अनुभव जो व्यक्ति रखता है वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको पता है कि कौन से सीजन में कौन सी वस्तु की मांग आने वाली है। तो व्यक्ति क्या करता है? कंपनी, और ये आपका आ गया यहाँ पे श्रृंखला भंडार, और ये आ गया आप उपभोक्ता। कंपनी, श्रृंखला भंडार और उपभोक्ता। ये श्रृंखला भंडार का अधिकारी है वो इतना ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि उसको पता है कि कौन से समय उपभोक्ता की कौन सी वस्तु की मांग आने वाली है। उससे पहले ही संबंधित कंपनी को क्या देगा? ये ऑर्डर देगा।
दे दिया। मांग जैसे आई उसने क्या कर दिया, आपूर्ति। इस वाले को अधिकार नहीं होता कंपनी को ऑर्डर देने का, सरकार द्वारा ही वस्तु आती है इसको अधिकार है कंपनी को ऑर्डर देगा डायरेक्ट, और वहां से वस्तु क्या करेगा, बनाएगा। तो ऑर्डर से कंपनी, भंडार और उपभोक्ता तीनों जुड़ गए ना, ये क्या हुई, एक चेन हो गई। क्या हो गई, चेन, यानी श्रृंखला। भंडार का मतलब जानेंगे जहां पे वो दुकान हो गई, एक तरह से दुकान हो गई। दुकान, कंपनी और उपभोक्ता, ये तीनों क्या है, आपस में जुड़ते हैं। और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये विशिष्ट अधिकारी कर रहा है। तो ये जो भंडार कहलाएगा वो कहलाएगा बेटा श्रृंखला भंडार। क्या कहलाएगा, श्रृंखला भंडार। तो बताइए, सहकारी समुदाय, सहकारी समुदाय में संस्था सबसे पहले वस्तु की आवश्यकता पूरी करने के लिए इन्होंने ही क्रांतिकारी कदम उठाए, उपभोक्ता को उचित वस्तु को प्रदान करवाई। विभागीय भंडार वह भंडार होते हैं जिसमें विभागीय अधिकारी वस्तुओं का संचय करता है और उपभोक्ता तक पहुंचाता है। श्रृंखला भंडार वह भंडार होते हैं जिसमें एक विशिष्ट अधिकारी जो एक से अधिक भंडारों का अनुभव रखता है, वह कंपनी निर्माता को और उपभोक्ता को एक चेन के माध्यम से जोड़ता है। यह कहलाता है आपका श्रृंखला भंडार। बताओ, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आ गया सर। अब इसके बाद परिवहन, जो अगला तृतीय क्रियाकलाप है वो है परिवहन। यह आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उतारते रहना, ठीक है? सर टक टक के वीडियो आ रहा है। क्या सर टक टक के वीडियो आ रहा है। क्या हुआ? सर धुंधला दिख रहा है। आयुषी, कुलदीप क्या बोल रही है? सर साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा? साफ तो बेटा प्रॉब्लम आपके अकेले की है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क में समस्या हो, ठीक है ना? अकेले की है क्या? अश्विनी तेरे भी है क्या? देखिए, परिवहन पहले भी समझाया था आपको, यात्री व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यात्री और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला माध्यम परिवहन माध्यम परिवहन कहलाता है। ये लिख लो, यात्री और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो माध्यम है वो परिवहन कहलाता है। सिंपल सी बात है। और परिवहन जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये पढ़ेंगे। तो पहला आपके आता है कि परिवहन जो है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। परिवहन का वर्गीकरण अगर हम करें, वर्गीकरण, वैसे तो परिवहन जो है उसका वर्गीकरण करें परिवहन मार्गों का, परिवहन माध्यमों का। तो माध्यमों का वर्गीकरण करें तो हमारे जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, ये हो गया, ये तो माध्यम होगा। लेकिन परिवहन को दूरी के आधार पर, किसके आधार पे? दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर वर्गीकरण करें तो यहाँ पे परिवहन को क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। दूरी के आधार पे तीन भागों में बांट दिया। एक तो वास्तविक दूरी, इसको हम किलोमीटर दूरी कह सकते हैं। वास्तविक दूरी को क्या कहेंगे? किलोमीटर दूरी। यानी कितनी दूरी तक परिवहन किया गया है उसको तो क्या कहेंगे? वास्तविक दूरी। क्या कहेंगे? वास्तविक दूरी। दूसरी है
समय दूरी, यानी जितनी यात्रा की है ए से बी तक, ए से बी तक जो हमने यात्रा की है, ए और बी के बीच में हमें कितना समय लगा है, कितना समय लगा है, वो क्या कहलाएगी, समय दूरी। और तीसरा कहलाता है लागत दूरी, यानी ए से बी तक हमने जो यात्रा की है उसमें हमारी लागत क्या आई है। ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, आ चुका है बोर्ड में कि परिवहन को दूरी के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो परिवहन को दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया तो तीन प्रकार हो गए। वास्तविक दूरी, ए से बी तक की कितनी दूरी है, किलोमीटर में, मील में, जो भी, तो वास्तविक दूरी है। समय दूरी, इसमें कितना समय लगा है। और लागत दूरी, इसमें कितनी लागत लगी ए से बी तक पहुंचने में। तो बताओ, छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा। यात्री और वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। दूरी के आधार पे वास्तविक दूरी किलोमीटर में, समय दूरी ए और बी में कितना समय लगा, और लागत दूरी, इसमें कितना पैसा लगा। भाई आप देख लो कितना किराया लगा, आप तो इससे दो देख लो कितना किराया लगा, बस ये लागत दूरी आ गई। ठीक है, अब हम बात करें, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है। परिवहन जाल तंत्र किसे कहते हैं, परिवहन जाल तंत्र किसे कहते हैं, परिवहन जाल तंत्र किसे कहते हैं। तो परिवहन जाल तंत्र क्या होता है बेटा, ए जैसे मान लो ए भाग है ये जयपुर, और ये बी भाग है आपका दिल्ली। ठीक है, तो परिवहन जाल तंत्र क्या है, एक स्थान जहां से हम आरंभ हो रहे हैं, एक स्थान जहां पर हम जा रहे हैं, जो आरंभ हो रहे हैं उस स्थान को हमने कहा उद्गम क्षेत्र। क्या कहा, उद्गम क्षेत्र। जहां जा रहे हैं उस स्थान को हमने क्या कहा, गंतव्य क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र के बीच में जो भी नगर आए, जो भी एक्सवाइजेड नगर आए, जैसे कोटपुतली आ गया, ठीक है, आपके कोटपुतली आ गया, शाहपुरा आ गया, ठीक है, ये जो भी आपके बीच में नगर आए, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, जो भी एक्सवाइजेड, ये जो बीच में नगर आए ये कहलाएंगे बेटा नोड। क्या कहलाएंगे, नोड। क्या कहलाएंगे, नोड। ठीक है, तो ये उद्गम क्षेत्र, ये गंतव्य क्षेत्र, ये क्या है, नोड। अब इन नोडों से जुड़ते हुए जाएंगे ना, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, नोड। अब दो या दो से अधिक नोड, ये क्या कहलाएंगे, योजक। दो या दो से अधिक नोड क्या कहलाएंगे, योजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, योजक। अब परिवहन जाल तंत्र की क्या परिभाषा बताएं, हमने पढ़ा परिवहन जाल तंत्र, परिवहन जाल तंत्र एक परिवहन का विकसित स्वरूप है जिसमें उद्गम क्षेत्र गंतव्य क्षेत्र से विभिन्न नोड व योजकों के माध्यम से जुड़ा होता है। परिवहन जाल तंत्र एक परिवहन का विकसित स्वरूप है जिसमें उद्गम क्षेत्र गंतव्य क्षेत्र से विभिन्न नोड और योजकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बताओ, याद हो गया ना
कि परिवहन जाल तंत्र एक विकसित स्वरूप है जिसमें उद्गम क्षेत्र गंतव्य क्षेत्र से विभिन्न नोड और व योजकों के माध्यम से जुड़ा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? परिवहन जाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिवहन जाल तंत्र कहते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, उतार लिया होगा इस चीज को, देखिए। यस सर। उतार लिया? यस सर। अब हम बात करते हैं। यस सर। अगला बिंदु है, ये सारे परिवहन के सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, परिवहन जो है वो सेवा सेक्टर का एक प्रमुख रूप है। सेवा सेक्टर का एक प्रमुख रूप है परिवहन। ठीक है, संचार का माध्यम भी है। संचार का माध्यम भी है। अब प्रश्न आता है, परिवहन को प्रभावित करने वाले, प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सबसे पहले देखो, हमें बिल्कुल किताब की तरफ नहीं जाना, हमें हमारे आसपास के वातावरण को देखना है, फिर इसका आंसर देना है। कैसे? पहला जो कारक है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक, भौतिक कारक का मतलब है हमारा क्षेत्र कैसा है। हमारा क्षेत्र है, अगर मान लो कि हमारा क्षेत्र उबड़ खाबड़ है, या हमारा क्षेत्र बिल्कुल समतल है, या हमारा क्षेत्र जलीय है, तो जैसा क्षेत्र होगा वैसा ही परिवहन साधन वहां पे विद्यमान होगा। हमारा क्षेत्र जलीय है, जल की प्रधानता है, तो यहाँ पे हम जल परिवहन का विकास देखेंगे। समतल मैदान है तो सभी प्रकार के विकास आपको दिखेंगे, रेल का मिलेगा, वायु का मिलेगा। उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र है तो वायु परिवहन का विकास आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। दूसरी बात, भौतिक प्रदेश में ही आपका ये बिंदु आता है उचावच, इसको हम इसमें ले लेते हैं भौतिक प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। कितनी जनसंख्या है? ठीक है, जनसंख्या में भी दो बिंदु आ गए। एक तो जनसंख्या का आकार, ठीक है, एक तो जनसंख्या का आकार कितना है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, प्लस जनसंख्या की मांग, किस परिवहन को लेकर मांग है, किस परिवहन को लेकर जनसंख्या की मांग है, यह परिवहन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, क्योंकि कोई भी परिवहन है XYZ, कोई भी XYZ परिवहन है, इस कारक के बिना संभव नहीं हो सकता। हम चाहे कि हमारे पास में जनसंख्या बहुत है, मांग भी है, हम तो देखें भाई सारे के सारे लोग ही एरोप्लेन में सफर करें, लेकिन एरोप्लेन में सफर करने के लिए क्या चाहिए? हमें इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी चाहिए। तो जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी उसी प्रकार का परिवहन माध्यम विकसित होगा। इसके बाद खनिज, खनिज पदार्थ है, उनको निकालने के लिए, उनको बाजार तक ले जाने के लिए